जिन्ना साहब एक तरफ थे, लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी साहब, नेहरू साहब और बादशाह खान साहब, ये सारे एक तरफ थे। इतना रिजॉल्व था उनके अंदर कि वो मुकाबला करते गए और पाकिस्तान हासिल कर ही लिया। एक तो ये चीज़ कि आजकल का नौजवान ये रिजॉल्व कहाँ से लाएगा। एक दूसरी आपने भी बात की, और आपने जब मैं आपकी किताब से गुजर रहा था कुछ अर्से पहले, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि आपने जिन्ना साहब को देखा और वो इंस्पिरेशन, वो इम्प्रिंट्स आपके जहन में आ गए और वो आप लेके चले पूरी ज़िंदगी, जो अभी आगे चल के आपसे बात होती है उसके ऊपर। तो आपको वो आइडियलिज्म का फैक्टर भी नज़र आ गया, आपने एक बंदे को भी देख लिया, आप उसको आइडियलाइज करके उसके पीछे भी चलते रहे। तो आज का नौजवान ये रिजॉल्व कहाँ से लाए, जिन्ना साहब वाला। सेकेंडली, आइडियलाइज किसको करे, क्योंकि हमारे सामने ना तो पॉलिटिशियन सारे करप्ट हैं, मुल्ला को देखें वो भी करप्ट है, जर्नैल को देखें वो भी करप्ट है, हम किसके पीछे जाएं। आजकल का नौजवान क्या करे। देखें, ये लोग लीडर्स जो हैं वो आसमान से नहीं आते, वो कौम के अंदर ही होते हैं, लेकिन लीडरशिप को उभरने दिया नहीं गया। आप हर एक पार्टी को देख लें, हर एक पार्टी विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक तो पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो मुल्ला जब आए वहाँ हिंदुस्तान से, वहाँ से, ये तो गांधी के वो खिलाफत के परचम के नीचे थे ना। इमेजिन कि गांधी जो है वो खिलाफत का परचम लेके और उसके नीचे ये सारे थे। फिर वहाँ से उनको निकाला गया तो यहाँ आके इन्होंने शरारतें शुरू की। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद इन्होंने फिर जो 3 मार्च 1953 में मुसलमानों का खून शुरू हुआ और फिर मार्शल लॉ लगा। अयूब खान ने को मौका मिला, क्योंकि अयूब खान गरीब बड़े मामूली से सिपाही थे, ना उनमें हिम्मत थी ना कुछ थी, लेकिन वो किस तरह फील्ड मार्शल बने, ये भी हमारी आपने किताब में भी लिखा है कि जिन्ना साहब ने कैसे उनको हटाया। मैंने सब प्रूफ दिया है कि वो उसको तो कभी लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर जाने नहीं चाहिए था। बहरहाल ये बदकिस्मतियाँ हैं ना हमारी, वो आप उनको हर चीज़ को आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ शैकल हो जाएं या रुक जाएं हिस्ट्री में कि जी वो हमारी हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री से सबक जो है वो आपने कभी नहीं सीखा। आज भी इस वक्त इस लम्हे भी कोई आपका लीडर हिस्ट्री से सबक नहीं ले रहा। वो समझता है कि मैं नौजवान क्या करे सर, नौजवान क्या करे, जी नौजवान क्या करे इन हालात। नौजवान इस वक्त हेल्पलेस है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपने मुल्क को प्यार करता हूँ। मैं जाहिर है कि आप लोग सब अपने मुल्क को बड़ी दिलो जान से प्यार करते हैं, आप अपने दिलो जान देने को भी तैयार हैं आप अपने लिए, लेकिन आप सोचते हैं कि ये मुल्क जिसको कि दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क करार दिया गया है, और राइटली सो, लेकिन उसमें तो सिर्फ चंद हज़ार लोगों का हाथ है, और वही लोग जो हैं वो हमारे लीडर्स हैं। तो हमारी क्या हमारा फ्यूचर क्या है? तो आपने उन लीडरों को नीचे लाना है। इस कौम की यूथ जो है उस पे मेरा सारा भरोसा, और मेरे जो फ्यूचर है जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये उनके हाथ के अंदर है। लेकिन देखें आप कि दुनिया में कौमों को देखें, अब यानी थाईलैंड जैसा मुल्क, मैं अभी वहाँ से होकर आ रहा हूँ, क्या अजीब एक, वहाँ पे किसी की तस्वीर नहीं है, सिर्फ बादशाह की, और बादशाह जो है वो पावरलेस है, और उसकी इतनी इज्जत है, और जो वहाँ की कौम है वो इतनी ह्यूमिलिटी है उनके अंदर। यानी मैंने कोई एक दफ़ा वहाँ 10 दिन में किसी को ओवरटेक करते नहीं देखा, मैंने एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं देखी, रिक्शा वाले से भी नहीं देखी, और एक पुलिसमैन नहीं देखा। यानी एक अजीब बात है, क्योंकि हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कौम देखिए, थाईलैंड को कोई समझता ही नहीं, जानता ही नहीं है, मतलब वो कोई ना अमीर कौम है ना गरीब भी नहीं है, ठीक है अपने में, लेकिन उसमें सबसे बड़ी उनकी जो खूबी है वो ये है कि थाईलैंड को किसी बाहर की कुव्वत ने कभी कब्जा नहीं किया। ये उनकी साइकोलॉजी में जो है आया हुआ है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी नौकरशाही जो है वो तो बादशाही है ना, इनके दिमाग से अभी तक वो कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो नहीं निकल सका। इसीलिए जो यूथ है इसके लिए कोई डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है जब भी कोई बनता है तो उसको सिर्फ एक इशारा, मतलब कुछ दे दिया, कुछ कर दिया। एजुकेशन को जो इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ पे, या पॉवर्टी को पहुँच जाती है। लेकिन आप देखिए शहनशाही तरीक़ों से जहाँ रहते हैं, 20-20 लिमोजीन्स हैं, बुलेट प्रूफ हैं, किसने इनको मारना है? मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग बुलेट प्रूफ में जाते हैं, इनको कौन मारना है, इनको कौन पूछने वाला है? अब वो बुगटी, अकबर बुगटी का बेटा है, मैं उसको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, मेरे घुटनों पे बड़ा है, उसके लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं 6-6 वो नवाज शरीफ साहब। ये सब
इस किस्म की घिनौनी पॉलिटिक्स है, और वो बिल्कुल उसको तो कुछ पता ही नहीं कि दुनिया के कहाँ से आती है कहाँ नहीं जाती है। मैं ज़्यादा उसके मुतालिक बता नहीं चाहता, लेकिन उसको दी उसको कौन मारना चाहता है? वो है क्या? What does he represent? He doesn't represent the Baloch people. They are the Sardars. They don't represent Baloch people. The Baloch people themselves have to be approached and they have to be given. उनको देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगियों के अंदर कुछ रोशनी आए। सर फातिमा कोई पूछना चाह रही हैं? जी मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, यूथ की बात हो रही है क्योंकि, और हारिस ने जो है वो क्वेश्चन किया कि हमें बेसिकली क्या करना चाहिए एज फार एज यूथ इज़ कंसर्न। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि कुछ ऐसा लगता है आपके पास तो एक बहुत वसी विजन है, जो विजन की मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे पास भी नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे ऑडियंसेस जो हमें सुन रहे होंगे, मेरे ख्याल से उनके पास भी वो विजन नहीं है। वाई? बिकॉज यू हैव अ विजन विच इज़ वेरी वास्ट। हमारी उम्रें भी उतनी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस हमारी उम्रों से शायद ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ तक बात है मुझे बताइएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव गॉट द विजन, यू हैव सीन, तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो हमारे से पिछली जनरेशन थी उसने अपना जो एज़ फार एज द डिलीवरेंस इज़ कंसर्न्ड, तो उसने वो मैसेज डिलीवर कर दिया? बिकॉज अगर हम मुझे तो एज एन पर्सन नहीं पता, लेकिन अगर किताबें उठा के पढ़ी जाएं तो उस वक्त ये था कि मुस्लिम लीग के जो यूथ थी वो जाती थी जगह जगह, रूरल एरियाज़ में जा रही है, अपने मतलब जो जो वो कर सकते थे करते हैं। आजकल की यूथ तो शायद ये करती है या नहीं करती, मेरे ख्याल से तो नहीं करती है ये सब कुछ एज फार एज द पोलिटिकल एरिना इज कंसर्न। तो आपके ख्याल में वो जो एक मैसेज जो कन्वे करना चाहिए था वो दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड, हम तक पहुँच चुका है वो मैसेज या नहीं पहुँचा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ कि असली एक जो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से ये एक क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है कि जो पिछली जनरेशन है उन्होंने अपने बच्चों को वो तरबियत नहीं दी जो कि उनको देनी चाहिए थी। पैसा जब से हमने अमेरिका और वेस्टर्न तरीके अपनाए, जिनमें कोई हर्ज नहीं, कोई अच्छी चीज़ है वेस्ट की तो उसको अपनाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हमारी फेथ की या रिलीजन को वो चैलेंज नहीं करता। ये सर मुल्ला जो फातिमा के सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जी नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं आपके सामने स्ट्राइक 3 के साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन, स्ट्राइक 3 में एक दफ़ा फिर मैं ज़कीर रहमान आपको कहता हूँ खुशामदीद। फातिमा ने सर जाने से पहले क्वेश्चन पूछा था, आपने जवाब शुरू कर दिया था कि पिछली जनरेशन ने इस जनरेशन को क्या दिया। जी उसमें मैं देखिए ना, हम अपनी जनरेशन को वी मस्ट सी इट इन उसको अपने सेगमेंट्स में देखना चाहिए कि द मासेस, एक्सक्यूज मी, पुअर मासेस, देन इज द लोअर मिडिल क्लास, फिर एक मिडिल क्लास आती है, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर एलिटिस्ट सोसाइटी आती है। तो आपको हर एक को एक अलग सतह पे देखना चाहिए। मैं समझता हूँ जो गरीब आदमी है वो बेसिकली उसमें हर बहुत अच्छा यानी कैपेबिलिटी, मैं समझता हूँ उनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए जो एलिटिस्ट सोसाइटी है उसको अपनी मेहनत करनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए ताकि उनकी तालीम में। लेकिन अगर हमारी हिस्ट्री गलत लिखी हो कि अयूब खान ने उठा के किताबें लिखवाई अपने वक्त में, और उसको जो उनके वो क्या नाम था, ही वाज हिज गॉबल्स कहते हैं, प्रोपेगेंडा इंचार्ज जो था, नेम इसका फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उनका जो था अपना जो सारा प्रोपेगेंडा, ये डेकेड ऑफ प्रोग्रेस एंड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट जो था उसका, अल्ताफ गौहर। अच्छा सर, अल्ताफ गौहर कहा गया कि जी आप जो है एक स्कूलों की किताबें जो हैं हिस्ट्री की, इनको सबको ठीक करें, इनको अच्छी तरह लिखा जाए और ये सब गवर्नमेंट की तरफ से छप के जानी चाहिए। तो ये सब विड्रॉ हुई और गवर्नमेंट की तरफ छप गई, और उसमें एक बहुत अजीम मुसन्नफ़ थे पाकिस्तान के। बदकिस्मती है कि उनको चाहिए था कि वो एजुकेशन मिनिस्टर होते तो शायद पाकिस्तान की किस्मत बदलती। उनका नाम था के अजीज़, अभी फौत हुए हैं, और बहुत आलिम शख्स थे और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में दुनिया में पढ़ाते थे, लेकिन इस मुल्क के अंदर उनकी कोई कदर नहीं। लेकिन उन्होंने किताबें जो लिखी हैं वो इतनी ज़बरदस्त किताबें हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ तक हो सकता है यूथ को दूंगा, अपनी जेब में से खर्च के दूंगा कि ये किताब आप पढ़ के देखें। उसमें एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जो कि उसमें सैकड़ों एग्ज़ाम्पल हैं कि एक किताब लिखी गई जिसको हिस्ट्री को उन्होंने सोशल साइंसेस का नाम दे दिया। उसमें वो मेरे ख्याल में 200
70 या 260 सफ़ों की किताब है, जिसपे इस्लाम पे मेरे ख्याल में 40 सफ़े हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कोई 20-25 सफ़े हैं, और कायद आज़म पे शायद 1 आध सफ़ा है, छोटी सी तस्वीर है, और तकरीबन 117 सफ़े हैं अयूब खान पे। अब देखें कि इस वक्त तक जो है आज मैं 30-35 साल के बच्चे जो हैं वो मुझसे कहते हैं कि अंकल हम जब अभी तक हम तो यही समझे आ रहे थे कि डेमोक्रेसी जो थी वो अयूब खान लाए थे। अब जिस मुल्क के अंदर ये हालत हो कि एक डिक्टेटर जो है उसको डेमोक्रेसी के साथ मुंसलिक किया जाता है, तो वो बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? तो ये माँ बाप का कसूर है कि माँ बाप को चाहिए था कि वो उनको खुद पहले अपने आप को तालीम देते कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, कैसे हम उभरे, कैसे आए, और इसमें सेकुलरिज्म या जो है कि फ्रीडम ऑफ थाट, सेकुलरिज्म इज़ नॉट, इट्स अ वर्ड, नोबडी कैन डिस्क्राइब की वर्ड सेकुलर, इट्स अ फ्रीडम ऑफ थाट कि आप यू शुड बी एबल टू थिंक राइट, डू राइट, कि आप सच बोलें, ईमानदारी से काम करें, खलूस से काम करें, मेहनत से काम करें। इसको अगर आप सेकुलरिज्म कहना चाहते हैं तो सर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी आपने काफ़ी डिटेल में हमने जिन्ना साहब पे भी बात कर ली, आगे चलते हैं। आप माशाल्लाह 65 वॉर भी आप लड़ चुके हैं, और आपका वही अटैक था पठानकोट का जिसने इंडिया को काफ़ी हिला के रख दिया था। उस वक्त भी आपने किताब जब मैं देख रहा था तो आपने काफ़ी बताया हुक्मरानों की जो गलतियाँ थी, जो जनरल मूसा और अयूब खान वगैरह की, इन लोगों की गलतियों की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। आपने मिथ्स को ख़त्म करने की कोशिश भी की है अपनी बुक में। 65 में भी ये गलतियाँ हुई, हमारे बड़ों ने गलतियाँ की, और आप उस वक्त नौजवान थे, हमारी तरह के 27-28 साल के थे, आप जाके लड़े बहादुरी से, आपके सारे कॉमरेड्स जो थे लड़े। अब भी यही गलतियाँ हो रही हैं और कुर्बानी नौजवान ही दे रहा है। ये हमारे बड़े कब तक ये गलतियाँ करते रहेंगे और नौजवान ही बेचारे जो हैं वो मतलब रगड़ा खाते रहेंगे? शहादत भी नौजवान देगा, मरेगा भी नौजवान, सेक्रीफाइस भी नौजवान करेगा, तालीम भी उसी की ख़राब होगी। ये आपने जब थोड़ी देर पहले एलिटिस्ट सोसाइटी, ये जो टॉप ब्रास है फौज में चाहे कह लें, जो बड़े बड़े जनरल हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं या पॉलिटिशियन हैं, ये लोग कब सही रास्ते ये सही फैसले करने शुरू करेंगे ताकि हमारे नौजवान ख़राब ना हो? मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों के हाथ में, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि थाईलैंड जैसे मुल्क में स्टूडेंट्स ने रेवोल्यूशन किया और उसके साथ पब्लिक उनके साथ आई और उन्होंने साइलेंट रेवोल्यूशन किया, गवर्नमेंट को नीचे ले आए। तो जब तक यूथ जो है उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन, कि आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमारा मुल्क जो है इसकी जो बेसिक्स हैं वो बड़े ठीक हैं। हमारा जो फादर ऑफ द नेशन था उसने हमें बहुत कुछ छोड़ के गया विरसे में, हमने उसको दोबारा ला के उसको उभारना है, कायद आज़म के विजन को दोबारा उभारना है, उसकी बात करें, हर जगह पे उसकी बात करें, हर जगह पे उनकी कोर्स को स्कूलों में, घरों में पढ़ाया जाए, दिखाया जाए, तब जाके हम इस गंज से निकलेंगे। अच्छा सर, मैं